आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि पिछले वीडियोस आपको हेल्पफुल रहे होंगे और आपको एग्ज़ाम में काम भी आएंगे, लेकिन उसे आप देखो और नोट करो और याद भी हो गए होंगे। उसे आप 2-3 बार, अभी एक बार में अगर नहीं याद हो 2-3 बार देखो, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास। कुछ मज़ेदार तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आनंद पूर्वक पढ़ते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, मतलब कोई बड़ा जो वाक्य है उसे संक्षेप करके एक शब्द बना देना, छोटा कर देना। जैसे राजा का पुत्र, तो उसे हमने कर दिया राजपुत्र। आपने देखा राजा का पुत्र कितना बड़ा था, उसे हमने कर दिया राजपुत्र। तो समास का अर्थ आपने समझा कि किसी भी बड़े वाक्य को संक्षिप्त करके छोटा कर देना। जैसे पागलों के लिए खाना, अब इतना बड़ा बोलने से अच्छा क्या पागल खाना बोल लो। तो पागल खाना क्या हो गया? समास हो गया। हमने उसे छोटा कर दिया। दही में पड़ा हुआ बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? दही बड़ा। अब दही में पड़ा हुआ बड़ा आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे दही बड़ा। तो जो शब्द संक्षिप्त हो जाए, वाक्य को हम संक्षिप्त कर दें, वो आपका समास हो जाएगा। और समास को अगर जैसे हमें उस वाक्य को निकालना है तो उसको हम तोड़ते हैं, और समास के तोड़ने को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ये भी आपका जानना जरूरी होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले विग्रह किसे कहते हैं समास में, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो जब हम समास के 2 टुकड़े करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। अच्छा, समास को और क्या क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, आप जान लो। जैसे समास को समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, तृतीय पद कहते हैं, सामासिक रचना, ये सब समास के ही नाम हैं। अच्छा ठीक है, आप समास के बारे में लगभग मोटी मोटा समझिए, लेकिन कोई आपसे जब समास की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो समास की परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। आपने समझा कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो हम एक एक करके बारी बारी से सबको देख लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपको समझा सकूं ताकि आपको याद हो सके। आप उसके टेक्निक और बारीकियों को पकड़िएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो देखो, आप कोई भी चीज पढ़ो ना, उसके शब्द को पकड़ो। उसके शब्द को जब आप पकड़ोगे तो उसका अर्थ, उसकी व्याख्या अपने आप समझ में आ जाती है। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या? अव्यय, अव्ययी जानते हैं ना, सब कहते हैं भैया बहुत व्ययी है। मित व्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, व्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाला, अव्यय मतलब जो खर्च न किया जा सके। तो अव्यय का मतलब क्या हो गया? व्यय का मतलब हुआ खर्च, और अव्यय का मतलब हुआ ऐसे शब्द जिनको खर्च या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तथा, ठीक है, आप इतना समझ लिए ना कि जिनको खर्च या परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा जिसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, आप देखो कि पूर्व पद किसे कहते हैं? पूर्व पद जैसे आपने देखा अव्ययी भाव, तो पूर्व पद होता है माने पहले वाला। हाँ, जो पहले वाला आए, जैसे हमने देखा यहाँ पे दही बड़ा, तो जो दही शब्द हो उसकी प्रधानता हो। हाँ, पागल खाना, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि पूर्व पद और बाद का जो होता है, पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, उसकी प्रधानता जिसमें होगी वो अव्ययी भाव समास होगा। अब देखो, आप अव्ययी भाव समास पकड़ने का एक टेक्निक, एक ट्रिक देखो आप, कि जहाँ पे भी उपसर्ग वाले शब्द आएंगे वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ठीक है, अब अव्ययी भाव समास को हम उदाहरण से देखते हैं। तो आप देखिए कि अव्ययी भाव समास कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रति, अब प्रति आप देखो उपसर्ग ही होता है। यथा, यथा भी उपसर्ग होता है। नी, नी भी उपसर्ग होता है। आ भी उपसर्ग होता है।
तो आप देखो प्रति से क्या बना, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष। यथा से क्या बना, यथाशक्ति, यथा स्तुति, यथा गति। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। आ से हुआ आमरण। अब देखिए आ शब्द आ जाए, अगर आपका क्लियर ना रहे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा समास है। आ से आपका हो गया आमरण, वो आपका कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास। नी से क्या हुआ, निडर, निर्भय। इस तरह के जितने शब्द आएंगे वो आपके अव्ययी भाव समास होंगे। अच्छा, एक बात आप नोट कर लीजिए इसमें कि एक जैसे शब्दों की, जैसे आपने देखा कि उपसर्ग वाले शब्द आ रहे हैं और शब्द जो बदल नहीं सकते हैं। आप देखो किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका प्रति नहीं बदलेगा, यथा नहीं बदलेगा, आ नहीं बदलेगा, नी नहीं बदलेगा। तो आपको इसमें दो चीज़ नोट करना है कि जो उपसर्ग वाले शब्द आए वो आपका अव्ययी भाव समास है और वो कभी ना खर्च होते हैं ना बदलते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि एक जैसे शब्दों की आवृत्ति पहले पद में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे आप देखो एक जैसे शब्द दिन दिन, तो इसे हम दिन दिन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे दिनों दिन। पहले में परिवर्तन हो गया, हमने कहा दिन दिन, लेकिन इसका परिवर्तन कैसे हुआ, दिनों दिन। अब जैसे रात रात, रात रात नहीं कहेंगे, अब इसका परिवर्तन मैंने कहा पूर्व पद में परिवर्तन इसमें होगा। एक जैसे शब्द आए माने सेम शब्द दो रहे, उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा इसे आप समझिए। जैसे रात रात को रात रात नहीं कहेंगे, अव्ययी भाव समास जब वो बनेगा तो हो जाएगा रातों रात। कानो कान, पहले शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया होगा। अब हम तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास का उत्तर पद, देखिए उस समय मैं आपको बता रही थी ना पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो पूर्व पद मतलब जैसे पहला जो वाक्य वो प्रधान होगा, जैसे आपने प्रथा, यथा, आ, नी ये सब देखा, ये पूर्व पद हुए। अब उत्तर पद कैसे होता है, जैसे रोगग्रस्त, तो यहाँ क्या हुआ भाई, रोग से ग्रस्त जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता होगी, मतलब जो बाद वाला पद है उसकी प्रधानता होगी। और विग्रह करने पर अगर माने इसे हम तोड़ेंगे तो विग्रह करने पर पहली और आखिरी विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियां प्रकट होंगी। विभक्ति का आप समझ रहे हो ना, कर्ता कर्म, हाँ, तो पहली विभक्ति क्या हो गई, कर्ता, वो नहीं रहेगा, और लास्ट वाली हो गई संबोधन, वो नहीं रहेगा। बाकी सारी विभक्तियां आपको तत्पुरुष समास में मिल जाएंगी। अब जैसे देखो, अब गगन चुंबे, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को आया तो क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ आपको क्या हो गया, कौन सा आपका हुआ विभक्ति, कर्म हो गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक। विद्या का आलय, हाँ, विद्यालय, विद्यालय का क्या हो गया, विद्या का आलय। और रोगग्रस्त का अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रोग से ग्रस्त, जो रोग से हमेशा ग्रस्त रहता हो। अब देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अब के लिए आ गया तो क्या हो गया आपका, अधिकरण हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा उसे जन्मांध कहेंगे। तो आपने विभक्ति किया तो यहाँ से आया, और आदेश भक्ति में आपने इसका जब विग्रह किया, इसे आपने तोड़ा तो यहाँ के लिए आया। तो जब ये आपको इसमें इस समास में, तत्पुरुष समास में आपको विभक्तियाँ जैसे आप तोड़ोगे उसमें आपको विभक्तियाँ दिखने लगेंगे। तारो भरी, तारों से भरी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये भी आपका अधिकरण हो गया। तो जब भी आप तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका यही है कि जब भी उसे आप विग्रह करोगे, उसे आप तोड़ोगे, तो उसमें आपको पहला कर्ता और संबोधन छोड़ के सारे अधिकरण आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो इस तरह का हो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि भाई एक ही है, पूर्व पद है उत्तर पद है, इसमें पूर्व उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें अधिकतर कैसे शब्द आते हैं, इसमें अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। आप देखोगे, अभी मैं उदाहरण से आपको बताऊंगी किसमें अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। और विग्रह करने पर क्या आता है, इसे आप जब तोड़ोगे और विग्रह करोगे तो उस पर क्या आएगा, उसमें और आएगा, अथवा या, और अथवा या आदि शब्द सामने निकलते हैं। जैसे आप देखो उदाहरण से समझो,
माता पिता। अब भाई ऐसा तो नहीं कह सकते कि माता ही प्रधान है, ऐसा भी नहीं कह सकते पिता भी प्रधान है। दोनों के बिना ही सृष्टि का चलना मुश्किल है, माता के बिना भी पिता के बिना भी। तो द्वंद्व समास वो हुआ जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और माता पिता को हमने तोड़ा तो क्या निकला? माता पिता ऐसे तो बोलेंगे नहीं। अगर उसका हमने विग्रह किया, उसे हमने तोड़ा, तो उसमें क्या निकला? माता और पिता। ऋजु वक्र, मैंने इसमें एक चीज कही थी, ध्यान से समझिएगा आप कि इसमें विलोम शब्द होते हैं। ऋजु वक्र, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, सीधा और टेढ़ा, अस्थावर और जंगम या फिर यायावर। तो यहाँ क्या आया? स्थावर या जंगम। थोक या परचून, यहाँ पे क्या है? थोक परचून। अगर हमने एक शब्द बोला थोक परचून, तो यहाँ पे क्या निकल के आया बीच में अगर हमने इसे तोड़ा? या थोक या परचून। अब इसमें एक टेक्निकल है, उसे आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें संख्यावाची आते हैं, दोनों तरफ संख्या हो, आगे और पीछे दोनों तरफ संख्या होने पर भी द्वंद्व ही होगा। अब जैसे आप संख्यावाची समझ के द्विगुना समझ लेना। हाँ, अगर दोनों तरफ संख्या है तो आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, तो इसलिए इस बात को आप नोट कर लें। जैसे आपने देखा 55 और आपने देखा जैसे 55, तो आगे भी 5 पीछे भी 5, तो जहाँ आगे और पीछे दोनों तरफ संख्या हो वो आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे 66, 80, 85 गिनती में जैसे ऐसे जो शब्द आए वो आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। अब हम चौथा देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद जो आगे का होता है संख्यावाची हो, मतलब उसमें गणना हो, संख्या हो और पूरे समूह का बोध कराए। और किसका बोध कराए? मतलब पहला जो आपका शब्द होगा वो संख्यावाची होगा और पीछे का क्या होगा? पूरा एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे एकांकी। अब पहला शब्द क्या है? एक, और उसको अगर हमने तोड़ा तो क्या? अंक, एक अंक। तो एक एकांकी का अर्थ क्या हुआ? एक अंक का समूह, एकांकी। अब जैसे हमने देखा द्विवेदी, द्विवेदी जो हम बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दो वेदों का समूह। द्विवेदी का मतलब क्या हो गया? दो वेदों का समूह। त्रिवेदी, तीन वेदों का समूह। और चतुर्वेदी, चतुर्वेदी में क्या हो गया? चार वेदों का समूह। चौराहा माने चौ से क्या हो गया? चार, चौराहा, राह से हो गया रास्ता, चार रास्तों का समूह। पंचरत्न, तो पांच रत्नों का समूह। छह माही, छह महीनों का समूह। सप्ताह, सप्ताह का अर्थ क्या होता है? 7 दिनों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवरात्रि, आप नवरात्रि देखते हो, नवरात्रि बोलते हो, लेकिन कभी उसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया कि नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। ठीक, तो आपने समझा कि जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो और पूरे समूह का बोध कराए वो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां, कर्मधारय। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय समास जिस समास का एक पद विशेषण, मतलब एक पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य, मतलब एक में विशेषता होगी और दूसरा जिसकी विशेषता। अब विशेषण विशेष्य समझते हो? मतलब विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, विशेष्य जिसके बारे में वो विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। या दोनों में उपमान उपमेय का भेद हो। उपमान उपमेय हमने आपको अलंकार में पढ़ाया था कि उपमान जो होता है प्राकृतिक होता है और उपमेय जो होता है वो लगभग अक्सर मनुष्य से ही रिलेटेड होता है, का भेद हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसे उदाहरण से। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण विशेष्य कैसे होंगे? जैसे नील गाय, नील क्या हो गया? गाय है, गाय कैसी है? नीली है। तो गाय क्या हुआ? मैंने कहा कि जो विशेषता होगी और जिसकी विशेषता बताई जाए वो जो विशेषता होगी विशेषण हो जाएगा
और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष से हो जाएगा। जैसे नील गाय, तो नील क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। अब विशेष से कौन हुआ, जिसके बारे में बताया जा रहा है, गाय। अब जैसे आप देखो नील कमल, तो नील क्या हो गया, विशेषता हो गई, विशेषण। अब विशेष इसमें क्या हुआ, कमल। कमल क्या हो गया, कमल की खूबसूरती बताई जा रही है, कमल, यहाँ कमल के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जो आपका विशेष से होगा। काली मिर्च, तो काला क्या, मिर्च, मिर्च के बारे में बताया जा रहा है कि मिर्च कैसा है, काला है, तो काली मिर्च, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। काली जो हो गया विशेषण हो गया और मिर्च विशेष है। भला मानस, भला क्या हो गया, उसकी विशेषता है, किसकी, मानस की, मनुष्य की। वीर विशेषण हो गया और पुरुष क्या हो गया, विशेष। तो आप देख रहे हो कि ये सब शब्द आपके कर्मधारय में आते हैं। अब हम उपमान उपमेय को भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा था चंद्र कमल, नहीं, जैसे आप देखो कि चंद्रमुख, तो चंद्रमुख क्या हो गया, चंद्र क्या हो गया आपका उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय, ठीक। कमल नयन, तो कमल क्या हो गया आपका, कमल नयन आपका क्या हो गया, कमल आपका हो गया उपमान और नयन क्या हो गया, उपमेय। चरण कमल, तो आपका यहाँ कमल क्या हो गया, उपमान हो गया और चरण क्या हो गया, उपमेय। तो आपने देखा जो प्राकृतिक चीजें होंगी वो आपकी उपमान होंगी और जो मनुष्य से रिलेटेड होगा आपकी उपमेय होंगे। तो आपने देखा इसमें किस तरीके के शब्द आते हैं, जैसे नील कमल, काली मिर्च, भला मानस, वीर पुरुष, चंद्रमुख, कमल नयन, चरण कमल, इस तरीके के जहाँ भी शब्द आए वो आपके कौन से हो जाएंगे, कर्मधारय। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखते हैं कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है पता है, जो पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं ना वो सब बहुब्रीहि में आते हैं। बहुब्रीहि समास में जैसे पर्यायवाची भगवान के ढेर सारे नहीं होते पर्यायवाची, उस तरह के सारे शब्द आते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान, मतलब दो समास मिलके तीसरे की तरफ इशारा करें, हाँ, मतलब दोनों पद मिल के किसी तीसरे के बारे में बताएं तो आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो बल्कि समस्त पद से हटकर कोई अन्य अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब उसके दोनों पद मिल जाएंगे और किसी तीसरे के बारे में बताएंगे, हैं। तो आप समझो कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसे हम एक बार उदाहरण से देखते हैं। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी का क्या अर्थ हुआ, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात कौन, सरस्वती। वक्रतुंड, टेढ़ी है सूंड जिसकी, अर्थात कौन, गणेश। मतलब इसमें आप देखो कि सारे अक्षर भगवान वाले ही आएंगे, और कैसे आएंगे, भगवान वाले आएंगे और उनका विग्रह करने पे हम किसी, जैसे दोनों पद मिल जाएंगे और किसी तीसरे के बारे में बताएंगे। मतलब देखो महाकाय, महाकाय क्या है, विशाल है शरीर जिसका, किसका विशाल शरीर है, गणेश जी का। गजानन, गज है आनंद जिसका, किसका, गणेश जी का। महावीर, महान वीर है जो, कौन है भाई महान वीर, हनुमान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, आप गणेश जी को देखो कैसा उदर है उनका, लंबा। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कौन होते हैं भाई, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन, विष्णु। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, तो गिर को कौन धारण करता है, कृष्ण। तो इसे आप समझो कि आप इसे तोड़ोगे तो अक्सर पहली बात इसे समझने का तरीका यही है कि इसमें आपको भगवान के नाम मिलेंगे, और इसे जब आप तोड़ोगे तो इसमें देखो आप जैसे गिरधर पढ़ लिए लेकिन इसका मतलब चतुर्भुज देख लिया, महावीर देख लिया, इसे हम नॉर्मली इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बताते हैं किसी विशेष बात को। जैसे जलज, जलज हमने देखा, एक नॉर्मली शब्द पढ़ लिया, हाँ जलज, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसे आप तोड़ोगे तब इसका मतलब समझ में आता है। जैसे जलज का अर्थ हुआ जल में जन्मा जो, जल में जन्मा जो कौन होता है, कमल। चार पाए, चार पैर हैं जिसके, अब देखो यहाँ पे चार पाए आपका किस में आ रहा है, बहुब्रीहि समास में आ रहा है। इसे आप उसमें मत ले जाइएगा द्विगु समास में, ये आप समझ लीजिए कि चार पाई जो है आपका बहुब्रीहि समास में है। चार पैर हैं जिसके, कौन हो गया भाई, खाट। अंशुमाले, किरणों की रखवाली करने वाला कौन है, सूर्य। रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न हो, कौन है, पृथ्वी। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो,
अजातशत्रु है वो। अब एक चीज आप इसे आपने चारपाई देखा, अब एक चीज और आप देख लो कि तिरंगा जो है वो भी बहुब्रीहि समास में आता है। उसे आप अगर क्वेश्चन में तिरंगा है तो कभी भी आप द्विगु समास ना लगाइएगा, वो आपका बहुब्रीहि समास में आता है। तो आपने देखा था कि तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि प्रथम और अंतिम वाला छोड़ के बाकी सारे होते हैं। एक समास और भी क्वेश्चन में आता है, उसे आप समझ लो, नय तत्पुरुष। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक उसे नय तत्पुरुष कहते हैं। नय तत्पुरुष जिसमें होता है, जैसे आप समझो अयोग्य, जो योग्य नहीं, जिसमें माने निषेधात्मक नकारात्मक शब्द आए, वो आपका नय तत्पुरुष समास होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका समास क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।